दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें, यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की जितनी कंपनियां वो सारी की सारी कर्ज के बोझ तले दबी हुई है। और कितनी सारी कंपनी आप देख रहे हो कि लगातार एनसीएलटी के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, कंपनियां बैंक करप्ट हो रही है। ऐसे में रिलायंस पावर पूरी तरह से डूब न जाए, इसके लिए यहाँ पे मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है। जितने भी इनके पुराने लैंडर्स हैं उनके कर्ज को सेटल करने के लिए यहाँ पे कोशिश शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पे इसको लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी कुछ ऐसे प्लान बना रही है जिसके तहत उनके जितने भी लैंडर्स हैं उनको एक नए प्लान के तहत कुछ उसमें कर्ज में कुछ कार्रवाई की जाए, उस कर्ज को रिफाइनेंस किया जाए, जो हो सके उसके लिए रास्ते तलाशे जा रहे। दूसरी तरफ अगर देखें तो एक बड़ी बहुत ही शानदार गुड न्यूज़ निकल के आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा स्टेप उठाने जा रही है। अब क्या हो स्टेप, इस वीडियो के माध्यम से जाने और उसका क्या फ़ायदा रिलायंस पावर को मिल सकता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो आपको पता होगा रिलायंस पावर ने पिछले दिनों लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। 12 रुपीज़ का स्टॉक लगभग 25 तक जा गया और इसके पीछे वजह बनी थी वर्दे पार्टनर्स की तरफ से बड़ा इन्वेस्टमेंट देना इनको। लेकिन उसके बाद में स्टॉक फिर से काफ़ी नीचे आ गया, अब 15-16 के आसपास है। क्या इस समय में रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या ये वाकई में स्टॉक आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है? क्या ये आने वाले समय में 3 डिजिट में जा सकता है? इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस करें तो आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 15.90 पर हुई, यानी गुरुवार की जो क्लोजिंग थी उसी के आसपास शुरुआत हुई। उसके बाद में इंट्राडे में 15.65 का लो भी बना, लेकिन जो हाई है वो 16.20 का है, यानी कुछ समय के लिए पॉजिटिव माहौल बना। जबकि बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट थी, आपने देखा होगा लगभग 400 पॉइंट की गिरावट हुई है बाजार में। तो ये इस हिसाब से रिलायंस पावर में भी हमने थोड़ी सी गिरावट देखी है। 15.85 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.31% की गिरावट थी। बड़ी गिरावट नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी एनर्जी में भी काफ़ी बड़ी गिरावट थी। अब आपको पता ही होगा कोविड काल में स्टॉक 1 रुपीज़ के आसपास था 27 मार्च 2020 को, यानी छोटा सा पेनी स्टॉक। लेकिन वहाँ से जो ये दौड़ा तो ये कम से कम 19 तक जाके आया, बहुत ही शानदार रिटर्न दिया। और ये स्टॉक मैंने आपको 2 रुपये के आसपास से लगातार सजेस्ट किया हुआ है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जिसने भी उस लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको तो बहुत ही ज़बरदस्त इस समय भी मल्टीबैग रिटर्न मिल रहा है, काफ़ी शानदार 2 साल के अंदर। लेकिन आप देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से स्टॉक काफ़ी नीचे भी आया है, 12 रुपीज़ तक काफ़ी समय तक आया, लेकिन वहाँ से जो 12 से दौड़ा तो महीने भर में ही फिर से डबल भी हुआ। अब यहाँ पे देख सकते हो पिछले 1 साल के हिसाब से स्टॉक में 20% की अभी भी तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि 17 दिसंबर 2021 को ये 13 के आसपास था। 6 मंथ के हिसाब से देखें तो स्टॉक में 30% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है। स्टॉक 11 के आसपास था 21 जून को, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 मंथ के हिसाब से भी 1.28% की तेज़ी है, और 5 डेज़ के हिसाब से कोई भी अप डाउन नहीं है। तो फिलहाल आप देख सकते हो पिछले 1 साल के हिसाब से यहाँ पे कहीं पर भी निगेटिव रिटर्न तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन स्टॉक ऊपर के लेवल से नीचे आई, ये बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है। वॉल्यूम में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। पिछले 1 महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम होता, और थर्सडे को 3 करोड़ का वॉल्यूम होता, और देख सकते हो फ्राइडे को भी 3 करोड़ का ही वॉल्यूम था और 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। तो लगभग एक जैसे वॉल्यूम में काम का जो है काफ़ी स्टेबल लग रहा है स्टॉक इस लेवल पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिलायंस पावर ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि वो उनके लैंडर्स के साथ में जो उनका पुराना जो कर्ज है उसको सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आप देख सकते हो कुछ रिजोल्यूशन प्लान लाया जा रहा है जिसके तहत जो भी लैंडर्स है उनका जो कर्ज है बहुत समय से बकाया है, एक तरह से बहुत सारा कर्ज डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, वो सारा का सारा वो सेटल करना चाहते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने जो उनके जो लेंडर्स हैं उनकी लिस्ट भी दी है, जहाँ पे यस बैंक आपको दिखाई देगा, उसके बाद में डीबीएस बैंक, इसके अलावा एक्सिस बैंक, ये 3 बड़ी बैंक है जिनके साथ में उनका प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। और वो आने वाले समय में इनके साथ में कुछ एक तरह से रास्ता निकाल के इस डेट से क्लियर होने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि इनको ये पूरा कर्ज चुकाया जाए या फिर इनसे कोई और इनके जो ये डेट है इसको रीस्ट्रक्चर किया जाए। यानी कुल मिला के रिलायंस पावर इसके ऊपर तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि डीबीएस बैंक का जो कर्ज है वो 1.15 करोड़ के आसपास है, और प्रिंसिपल अमाउंट थी 0.63 करोड़ की। एक्सिस बैंक की बात करें यहाँ पे 5.34 करोड़ का कर्ज है, और यहाँ पे यस बैंक के कर्ज के बारे में यहाँ पे डिटेल नहीं दी गई है। तो ये आप समझ ही सकते हो कि बैंक इसके ऊपर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में वो चाहते हैं कि इस कर्ज से वो बाहर निकले ताकि बिजनेस तेज़ी से आगे बढ़ा पाए। टोटल बैंक की बोरोइंग्स और अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बोरोइंग्स की बात करें तो यहाँ पे जो रकम निकल के आ रही है वो 1445 करोड़ के आसपास है, जिसको बैंक अपने हिसाब से कुछ चुकाने की कोशिश करे। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। इंडिया की गवर्नमेंट आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा विजन लेके आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में पूरे साउथ एशिया के अंदर यहाँ पे देख सकते हो कि सरकार पावर ग्रिड कनेक्टिविटी लगाना जा रही है। यानी इंडिया के साथ में अगर आप देखें तो दूसरे
आसपास के जो पड़ोसी हमारे देश है उनको पावर ग्रिड कनेक्टिविटी देने की कोशिश की जा रही है, यानी इंडिया से वहाँ पे पावर सप्लाई की जा सकती है। तो यहाँ पे जो बड़ा बयान निकल के आ रहा है, जो अजय तिवारी एडिशनल सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर में, उनके हिसाब से पावर से ये डिपार्टमेंट ये कोशिश कर रहा है कि आने वाले समय में जो इंडिया में जो पावर का प्रोडक्शन हो रहा है उसको विश्व के दूसरे देशों में भी पहुंचाया जाए। यानी यहाँ पे हमारे पास ग्रीन एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेज है। इसके अलावा हमारे ग्रिड से जो हम इस समय बिजली का उत्पादन कर रहे हैं उसकी वजह से आने वाले समय में हम दूसरे देशों में भी ये जो ग्रिड कनेक्टेड कर सकते हैं। तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है जिसमें आप देख सकते हो म्यांमार है, श्रीलंका है, और इसके बाद में अगर साउथ एशियन कंट्रीज़ है तो इन कंट्रीज़ में भी अब इंडिया के माध्यम से ग्रिड कनेक्टिविटी दी जा सकती है। तो बहुत सारे यहाँ पे अब इंडिया की तरफ से बेनिफिट निकल के आ रहे हैं जो आने वाले समय में इंडिया की इकोनॉमी को बहुत तेज़ी से आगे लेके जा सकते हैं। ऑलरेडी देखें तो इंडिया पहले से ही नेपाल और भूटान के साथ में ऐसे बिजनेस टाइप कर चुके हैं और वहाँ पे ऑलरेडी पावर कनेक्टिविटी शुरू कर चुके हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे, बांग्लादेश में भी चल रहे। तो कुल मिला के जिस तरह से इंडिया आगे बढ़ रही है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इसमें एक तरह से देखें तो एक बड़ा प्लान पेश कर चुके हैं। तो आने वाले समय में बहुत सारे विश्व के देशों में भी इंडिया अपनी पावर ग्रिड कनेक्टिविटी के माध्यम से बिजली की सप्लाई शुरू कर सकते हैं। और आने वाले जो समय में इंडिया का जो बड़ा विजन है कि ये जो कनेक्टिविटी है यह गल्फ कंट्रीज़ के माध्यम से अफ्रीका तक पहुंचाना और यूरोप कंट्री तक लेके जाना, यानी आने वाले समय इसकी जो है लेंथ को बढ़ाया जाएगा। तो अब म्यांमार से लेके थाईलैंड तक यहाँ पे और भी सिंगापुर तक यहाँ पे हमारी पावर ग्रिड कनेक्टिविटी हो सकती है। और जैसे कि अगर आप देखें तो बहुत सारे यहाँ पे रिसोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी का निर्माण काफ़ी बड़ी मात्रा में हो रहा है हमारे पे। जैसे कि आप देख सकते हो तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान जहाँ पे एक तरह से हब बनने वाले, जहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होगा और उसको खपाने के लिए हमें एक तरह से देखें तो कस्टमर चाहिए। तो अब बहुत सारी कंट्रीज़ में ये हम अपनी बिजली को बेच पाएंगे और एक्सपोर्ट का कारोबार शुरू हो जाएगा बिजली के माध्यम से। तो ये आप देख सकते हो कि हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में हम कारोबार शुरू करेंगे। इसका फ़ायदा यहाँ पे आपको रिलायंस पावर उठाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आप देखें तो बांग्लादेश में इनका एक पावर प्रोजेक्ट है 750 मेगावाट का। तो ये आप समझ ही सकते हो कि कंपनी लगातार पहले से इस सेक्टर में सक्रिय है और आने वाले समय में अगर सरकार इसमें आगे बढ़ती है तो उसका फ़ायदा रिलायंस पावर उठा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सरकार से एक और बड़ी डिमांड की गई है पावर सेक्टर की तरफ से कि इस बार उनको इस बजट में बेनिफिट दिया जाए जो लगातार डिमांड की जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सरकार से कहा जा रहा है कि इनको स्पेशल 35AD के सेक्शन के तहत लिया जाए जिससे इनको पावर सेक्टर को कुछ बेनिफिट मिल पाए। तो कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा राहत की डिमांड की जा रही है। फ्रेंड्स, रिलायंस पावर के लिए जो सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा कि वर्देव पार्टनर्स की तरफ से इनको 933 करोड़ का एक बहुत बड़ा अमाउंट दिया गया और उसके बदले में उन्होंने 15% की स्टेक ली। यानी आप समझ सकते हो कि एक तरह से 15.55 की प्राइस से इनको शेयर अलॉट किए गए और इसके अलावा वारंट्स जारी किए गए और इसके बदले में जो बड़ी 1000 करोड़ की जो रकम मिली, इसकी वजह से इन्होंने अपने लैंडर्स के लिए जो पुराना डेट है उसको क्लियर करने में इनको काफ़ी बड़ी मदद मिली। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनके लिए जो बड़ा अचीवमेंट रहा कि ब्लैक रॉक जैसे एक बड़े इन्वेस्टमेंट फंड है, जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फंड है, उन्होंने एक बड़ी ब्लॉक डील के माध्यम से काफ़ी बड़ा निवेश किया है रिलायंस पावर में और उसकी जो प्राइस है वो आपको ध्यान रखनी चाहिए 16.40 के आसपास है। ऐसे में इसके प्राइस के बहुत नीचे जाने की संभावना नहीं है क्योंकि ब्लैक रॉक ने ऑलरेडी 16.40 के आसपास निवेश किया हुआ है। इसके अलावा अगर देखें तो वर्देव पार्टनर्स को भी 15.55 के प्राइस से शेयर्स वारंट जारी किए गए और इस समय प्राइस जब 16 के आसपास है तो हमें इसमें गिरावट की संभावना नहीं देखनी चाहिए। जल्दी यहाँ पे बहुत ही शानदार तेजी आ सकती है। तो रिलायंस पावर में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मुझे लग रहा है ये स्टॉक वाकई में कमाल करेगा क्योंकि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के पास फिलहाल 2 ही कंपनियां बची है, रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर, जिनके ऊपर वो अपना ध्यान दे सकते हैं, इन कंपनियों को फिर से आगे लेके जा सकते हैं। और वैसे अगर आप देखें तो इनका बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है और सबसे बड़ी बात है कि रिलायंस पावर एफआई की पहली पसंद है। आप देख सकते हो सितंबर 2021 में उनकी 3.30% की होल्डिंग थी जो दिसंबर में उन्होंने बढ़ा के 4.92% किया। मार्च में ये होल्डिंग 5.95% तक चली गई, जून में ये होल्डिंग 7.79% हुई, तो सितंबर में ये 7.97% हो गई। यानी सितंबर 2021 में जहाँ पे 3% के आसपास की होल्डिंग थी वो लगभग 8% के आसपास चली गई। और किसी पेनी स्टॉक में अगर 8% की होल्डिंग अगर हम यहाँ पे एफआई की देखें तो इस स्टॉक को हम वाकई में मल्टी बैगर समझ सकते हैं क्योंकि एफआई ऐसे स्टॉक में ही दाव लगाते हैं जहाँ पे उनको भरोसा होता है कि निवेश उनका कई गुना बढ़ सकता है। तो उस राडार में अगर ये पूरी तरह से फिट बैठ रहा है, इसका मतलब ये स्टॉक कमाल करेगा। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके आपको रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय रिलायंस पावर में एक बहुत शानदार तेजी आ सकती है और जिस तरह से 1 महीने में स्टॉक दुगुना हुआ, आने वाले समय फिर से इसमें एक बड़ी तेजी की शुरुआत हो सकती है। तो इस समय इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए क्योंकि स्टॉक बहुत नीचे मिल रहा है और वैल्यू इसकी काफ़ी फेयर लग रही है। ये अपनी बुक वैल्यू से नीचे आपको मिल रहा है, ऐसे में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है।
लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।